नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां हरिद्वार में विकसित भारत विकसित उत्तराखंड प्रदर्शनी के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल धामी। तो वहीं इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आप। हमने हेली एम्बुलेंस की भी शुरुआत कर चुके हैं हम लोग। इतना ही नहीं, उत्तराखंड के प्रत्येक जनपद को मेडिकल कॉलेज बनाने की दिशा में काम हो रहा है। वही 20 नए मॉडल डिग्री कॉलेजों की स्थापना की दिशा में भी हम काम कर रहे हैं। अभी फरवरी माह में संपन्न हुए हमारे 38वें राष्ट्रीय खेलों के भव्य एवं सफल आयोजन ने देवभूमि वीरभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में स्थापित करने का भी कार्य किया है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश से पलायन जैसी बड़ी समस्या के समाधान के लिए भी संकल्पित होकर काम कर रही है। जहां आज हमने औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, स्टार्टअप नीति, निर्यात नीति, एमएसएमई नीति सहित अनेक 30 के लगभग नई नीतियां बनाकर कुछ का शिथिलीकरण करके उत्तराखंड को निवेश और रोजगार सृजन के क्षेत्र में एक अग्रणी प्रदेश के रूप में आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं होम स्टे योजना, लखपति दीदी योजना, सौर स्वरोजगार योजना जैसी अनेक योजनाएं लागू करके स्वरोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इतना ही नहीं, महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा जो एक शानदार, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाए जा रहे हैं और उन उत्पादों की क्वालिटी इतनी अच्छी है कि सच में मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे उत्तराखंड को, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि ये दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसको बनाने का अगर सबसे बड़ा कोई काम करेंगे अपने परिश्रम से, कौशल से, तो हमारी माताएं बहनें, हमारी मातृशक्ति करने वाली है। क्योंकि उनके द्वारा जो उत्पाद बनाए गए, जो उत्पाद बनाए जा रहे हैं, सिलाई के क्षेत्र में, कढ़ाई के क्षेत्र में, तमाम प्रकार के व्यंजनों के रूप में, जितने भी प्रकार के उत्पाद हैं, जिसको हमने एक अम्ब्रेला ब्रांड हाउस ऑफ हिमालय जो प्रारंभ किया है, वो इतने अच्छे हैं, उसकी मांग आज देश दुनिया के अंदर बढ़ रही है और बढ़ ही नहीं रही है। भाइयों बहनों, वो जो उत्पाद हैं वो इतने अच्छे हैं कि बहुत बार ऐसा लगता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी हमारी बहनों के बनाए हुए उत्पाद को छू नहीं सकती, उससे भी शानदार उत्पाद बनाने का काम कर रही हैं। साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड भी तैयार किया जा रहा है। आप सबको ये जानकर खुशी होगी कि हमने 1 वर्ष के भीतर बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड 4.4% की कमी लाकर राष्ट्रीय औसत को भी पीछे छोड़ने का काम किया है। इतना ही नहीं, पिछले सालों में हमने नकल का सख्त कानून लाकर 20,000 से भी अधिक नौजवान युवा भाई बहनों को नौकरियां देने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। भाइयों बहनों, हमारी सरकार प्रदेश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित एवं संवर्धित करने के साथ ही पर्यटन को बढ़ावा देकर स्थानीय अर्थव्यवस्था को निरंतर मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। जहां केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम में नवनिर्माण मास्टर प्लान के साथ ही महाराष्ट्र के पौराणिक मंदिरों के पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण हेतु करोड़ों की लागत की योजनाएं वहां पर स्वीकृत की गई हैं। इस वर्ष हमने एक नया काम हमने शुरू किया है। इस बार शीतकालीन यात्रा 8 दिसंबर 2024 से ऊखीमठ उस यात्रा में शामिल होकर ओंकारेश्वर मंदिर से इस यात्रा को हमने प्रारंभ किया है, जिसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आने वाले समय में ये यात्रा हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे राज्य की समृद्धि, हमारे राज्य की आर्थिकी और लोगों के रोजगार का बहुत बड़ा साधन बनने वाली है। शीतकालीन यात्रा, जिसको बृहद स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए एक दिन बाद 6 मार्च को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी हरसिल मुखवा, जो कि गंगोत्री धाम का शीतकालीन गद्दी स्थल है, वहां खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां खबर देहरादून से। आपको बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी पुलिस लाइन पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण भी किया और भर्ती के लिए आए युवाओं का
उत्साह भी बढ़ाया। तो वहीं सीएम ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से भर्ती प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी ली। साथ ही उन्होंने भर्ती में शामिल युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए श्रेष्ठ प्रदर्शन करने को कहा। तो साथ ही सीएम ने भर्ती प्रक्रिया की व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया और अधिकारियों को निर्देश दिए कि यह सुनिश्चित किया जाए कि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। तो वहीं इस अवसर पर उन्होंने भर्ती प्रक्रिया के अंतर्गत विभिन्न गतिविधियों का भी अवलोकन किया। बता दें, पुलिस कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, जहां उन्होंने निरीक्षण भी किया और कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया का निरीक्षण किया सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां अवैध मदरसों और मस्जिदों के खिलाफ की जा रही कार्रवाई के खिलाफ अब मुस्लिम संगठन भी खड़े हो गए हैं। देखिए हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा की एक खास रिपोर्ट। सिंह धामी के निर्देश पर जो अवैध मस्जिदों अवैध निर्माण को लेकर जो कार्रवाई हो रही है, उसका असर अब देखने को मिल रहा है। ये कह सकते हैं कि विशेष समुदाय, खासतौर पर मुस्लिम समुदाय के लोगों की तरफ से एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। जिलाधिकारी के माध्यम से सरकार ज्ञापन भेजा जा रहा है, कहा जा रहा है कि जो कार्रवाई हो रही है वो नियम संगत नहीं है, जो नियमों के विपरीत कार्रवाई हो रही है। ना तो पहले कोई नोटिस दिया जाता है, ना ही कोई इस तरह की चेतावनी यहाँ पर होती है। अगर कार्रवाई हो रही है तो फिर उन सब चीजों का पालन यहाँ पर करना चाहिए जो संविधान के नियम यहाँ पर होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो पा रहा है। इसीलिए अब समय इनकी तरफ से यहाँ पर दिया जा रहा है कि अगर तो सही जवाब नहीं दिया जाता तो फिर आगामी दिनों में उनका जो आंदोलन होगा और उग्रता नजर आएगा। रमजान के महीने में जो कार्रवाई सरकार की तरफ से की गई, ये सोची समझी साजिश है, इसीलिए अब लोग इन सब चीजों का विरोध करते नजर आ रहे हैं। तो अब देखना यही होगा कि वो जो कार्रवाई पूरे प्रदेश में इस समय चल रही है, खासतौर पर अवैध निर्माण के नाम पर विशेष समुदाय के जो, और चाहे मदरसे कहें या मस्जिदें कहें, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, अगर उस पर सही समय रहते हुए कोई कार्रवाई नहीं होती है या उस पर जवाब नहीं दिया जाता तो फिर पूरे प्रदेश में एक बार फिर जो आंदोलन होगा और उग्रता हुआ नजर आएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कार्य समिति सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, यशपाल आर्य सहित कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने, जिसमें सीडब्ल्यूसी सदस्य गुरदीप सिंह सप्पल ने कहा कि लोगों के वोट काटकर फर्जी वोटों के माध्यम से भाजपा चुनाव जीतने का काम कर रही है। वहीं आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ उपचुनाव और नगर निगम चुनाव में बीजेपी के लोगों ने वोटरों का नाम वोटर लिस्ट से गायब करवा दिया था। इसी को देखते हुए कांग्रेस अब आमजन के बीच जाकर लोगों को यह बताएगी कि किस प्रकार से बीजेपी उनके मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। तो वहीं इस 3 महीने के अभियान के तहत कांग्रेस लोगों से संपर्क कर उन्हें जागरूक करने का काम करेगी, जिनके नाम वोटर लिस्ट से गायब किए गए थे। और इस अभियान के तहत कांग्रेस बीजेपी की साजिश को बेनकाब करने का भी काम करेगी। तो बता दें, कांग्रेस ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया, जहां प्रेस वार्ता करके यह आयोजन हुआ, जहां पे कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि बीजेपी लोगों का वोट काटकर फर्जी वोट के द्वारा जीत हासिल कर रही है। लेकिन इसमें मैं प्रेस भी कर चुका, अपने संबोधन दे चुका। मुख्यमंत्री को खासकर कुपोषण वाले में इसमें रिपोर्ट आई थी 2.5% कुपोषित बच्चों की संख्या बढ़ गई है प्रदेश में 2024 में, जबकि 430 करोड़ रुपया पोषण के लिए, बच्चों के पोषण के लिए सरकार द्वारा निर्धारित किया। तो किसने वो अन्न या जो भी स्वास्थ्यवर्धक चीजें देनी थी बच्चों को, किसने खाई, किसने पी, इस पर मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है कल ही, और उसमें हमने मांग की है कि उसमें जांच करें और जो भी दोषी मंत्री हैं, अधिकारी, कर्मचारी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां देश आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है, लोग बोल रहे हैं, वहीं कुपोषित बच्चों की 2.5% संख्या बढ़ना एक अपने आप में बड़ा चिंता का विषय है। दूसरा, कैंपा जैसे फील्ड में जिसमें हम अन्य संस्थाओं से पैसा उधार लेके प्रदेश में काम करते हैं, उसका बहुत बड़ा अमाउंट जो है लैपटॉप इत्यादि खरीदने में सरकार ने खर्च किया। उसमें ऑलरेडी हम लोग पत्राचार भी कर रहे हैं। मैंने प्रेस के अपने साथियों से इसको संबोधित भी किया, मैंने अपना पत्र भी जारी किया है, और इन सारे विषयों में मुख्यमंत्री के पत्र का भी इंतजार है, और हम लोग इसको हर स्तर पर उठा रहे हैं, सोशल मीडिया से लेकर सब तक, ताकि जनता के बात के अंदर इतने बड़े पैमाने पे कभी किसी ने वोट ही नहीं किया था भारत जैसे देश में। तो ये वोट आदमी बार बार ना करे, तो चुनाव आयोग ने ब्रेनस्टॉर्मिंग करके एक नया फॉर्मूला निकाला, एक नई तरह की
इंक ईजाद करवाई CSIR से, जो इंक आज भी इस्तेमाल होती है, ये काम चुनाव आयोग ने किया। उस जमाने में जब गाड़ियां नहीं थी, जब ट्रेनें कम थी, सड़कें नहीं थी, 2,20,000 चुनाव आयोग ने बूथ बनाए। 2,20,000 बूथ पे चुनाव भारत का पहला हुआ। तब कोई पॉलिटिकल पार्टी को यह नहीं कहा गया था कि तुम कमजोर हो, लोकतंत्र में तुम अपनी मेहनत करो। यह परंपरा चुनाव आयोग की है कि एक निरक्षर देश में, एक गरीब देश में, जो देश तब आजाद हुआ था, एक नए ढंग का चुनाव दुनिया में इस चुनाव आयोग ने कराया था। और उस चुनाव आयोग की जिम्मेदारी आज हम मानते हैं कि अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर जनमत को चुरा रही है, अगर कोई पार्टी सत्ता में रहकर हमारे वोटर का मौलिक अधिकार छीन रही है, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है उस पर काम करने की। चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि वो अपने संविधान में दिए हुए जो अधिकार हैं उसका इस्तेमाल करें। और ये कांग्रेस पार्टी का अभियान है कि अगर चुनाव आयोग वो जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो हम जनता के बीच में जाकर आंदोलन करके चुनाव आयोग को मजबूर करेंगे कि आने वाले चुनावों के अंदर कोई सरकारी तंत्र, कोई पॉलिटिकल पार्टी ये हिम्मत न कर सके कि वो षड्यंत्र करके किसी भी वोटर का वोट चुराने का या उसको मौलिक अधिकार छीनने का दुस्साहस करे। इसलिए कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड के अंदर ये पहल कर रही है। हम 2 राज्यों के अंदर इसको करने जा रहे हैं, एक उत्तराखंड और एक महाराष्ट्र। उत्तराखंड में सभी 100 नगर निकायों में हम लोग इस अभियान को चलाएंगे, जिसके तहत हम RTI डालकर 3 जानकारी मांगेंगे। एक जानकारी कि वोट काटने की एप्लीकेशन किस व्यक्ति ने दी। देश के लोकतंत्र पर जो लगातार हमला हो रहा है और मतदाताओं से उनके मत का अधिकार छीन करके सत्ता हासिल करने का जो प्रयास किया जा रहा है, उसके बारे में अपनी अपनी बातें कही। उन तमाम बातों से अपने आप को शपथ करता हूं। साथियों, अभी जिला और महानगर अध्यक्षों की बैठक आहूत की गई और जिसमें उनको ये दायित्व दिया गया है कि हमारे सम्मानित अध्यक्ष पूरे प्रदेश के अंदर और खासतौर से केदारनाथ का उपचुनाव और नगर निकाय के जो चुनाव हुए हैं, इन चुनाव में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम काटे गए हैं और कई मतदाताओं का मतदान केंद्र भी बदलने का काम किया गया है। तो इस तरीके का जो कुछ प्रयास चुनाव आयोग और सरकार के इशारे पर हुआ है, उससे पर्दा उठाने की आवश्यकता है। सफल साहब ने भी कहा केदारनाथ के परिप्रेक्ष्य में हम बद्रीनाथ भी जीते, मंगलौर भी जीते, लेकिन केदारनाथ जीतने के लिए सरकार ने जो कार्य किया वो आंकड़े भी आपके सामने प्रस्तुत किए गए और केदारनाथ उपचुनाव में आपने और हमने देखा कि किस तरीके से सरकारी मशीनरी का खुलेआम दुरुपयोग हो गया और सरकारी मशीनरी के साथ साथ चुनाव आयोग के संरक्षण में केदारनाथ चुनाव जीतने का काम सत्ता में बैठे हुए लोगों। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर रुड़की से है, जहां पत्रकारों ने विधायक प्रदीप बत्रा और मेयर अनीता अग्रवाल के खिलाफ नारेबाजी की है, तो वहीं उनका पुतला भी साथ ही पत्रकारों ने तय किया है कि दोनों जनप्रतिनिधि जब तक माफी नहीं मांगते तब तक पत्रकार विरोध स्वरूप काली पट्टी बांधकर कवरेज करेंगे। तो वहीं पत्रकार मामले की जानकारी सीएम को देने उनके आवास पर पहुंचे तो पत्रकारों को पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों ने रोक दिया। वहीं बता दें, नगर निगम बोर्ड की बैठक में जाने से मीडिया को रोका गया था और विधायक प्रदीप बत्रा ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की, जिसके विरोध में पत्रकारों ने बोर्ड बैठक का बहिष्कार किया और विधायक के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये आप लोग जनता की आवाजें, आप हमेशा कहते हैं हर चीज का समाधान टेबल टॉप, गलत हुआ या सही हुआ उस पर हम बैठ के विचार करेंगे।
बता दें विधायक ने मीडिया कर्मियों के साथ अभद्रता की थी, उनको धक्का मुक्की के साथ किया था। वहीं पत्रकारों ने विधायक का पुतला भी फूंका। आपको बता दें विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ पत्रकारों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां विधायक ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की की थी, उनका अपमान किया था। अब बता दें विधायक ने मीडिया कर्मियों का अपमान किया था, जिसके विरोध में आक्रोशित मीडिया कर्मी विधायक का पुतला भी फूंक रहे हैं। विधायक प्रदीप बत्रा के खिलाफ पत्रकारों का यह धरना प्रदर्शन लगातार जारी है, जहां विधायक ने मीडिया कर्मियों के साथ धक्का मुक्की की थी, उनका अपमान किया था, जिससे आक्रोशित पत्रकारों ने विधायक का पुतला भी फूंका है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां कोटद्वार में GMOU मोटर मालिकों द्वारा कंपनी में पूर्व में हुए घोटालों का खुलासा किया गया है। तो वहीं आज जांच में कमेटी के सदस्य महावीर सिंह रावत, ताजवर सिंह खत्री और हनुमंत सिंह पटवाल और सत्यानंद भट्ट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि अप्रैल 2023 से मार्च 2024 तक कंपनी के करीब 2 करोड़ 32 लाख रुपए से भी ज्यादा का घोटाला हुआ है, जिनका खुलासा करते हुए बताया गया है कि वेतन अनुबंधित धनराशि के नाम पर 68,23,000 रुपए, तो वहीं यातायात व्यवस्था सुपरविजन चार्ज 42,14,000 रुपए और बिल्डिंग और फर्नीचर रिपेयरिंग चार्ज 46,53,000 रुपए, तो वहीं दान और पूजा में 2,88,000 रुपए, स्टाम्प साउंड जलपान और कंप्यूटर रिपेयरिंग पर 11,71,000 रुपए के साथ ही वाउचर और अन्य खर्च पर 27,80,000 रुपए का घोटाला हुआ है। हमने बिंदुवार जो कंपनी की जो इकोनॉमिक सिस्टम है कि वेतन, यातायात व्यवस्था और फर्नीचर, बिल्डिंग रिपेयर, पंपों से संबंधित खर्चे, दान और पूजा और अन्य पुराने वाहनों के पैसे से जो विड्रॉल किए गए, इन सब की जांच की गई और उस जांच में 2,32,62,571 रुपए के फर्जीवाड़ा पाया गया। कराओं की समिति ने इस वर्ष की अपनी रिपोर्ट दे दी है और सितंबर तक तत्कालीन अध्यक्ष के कार्यकाल की जांच प्रगति पर है और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो 22-23 और 21-22 की भी जांच की जाएगी। 9 लोग अधिकारी और सब मिलाकर के 9 लोग इसमें संलिप्त हैं। जो कर्मचारी हैं उन पे विभागीय कार्रवाई की जा रही है और जो पदाधिकारी हैं उन पर सिविल सूट और अन्य कार्रवाई, पुलिसिया कार्रवाई की जा रही है, क्रिमिनल कार्रवाई की जा रही है। जांच कमेटी के लिए आप एक आदेश किया और उस आदेश के तहत 12/11/2024 से हमने अपनी जांच वित्तीय अनियमितताओं की जांच आरंभ की। उस वित्तीय अनियमितताओं की जांच में जो हमने पाया कि उसमें फर्जी वाउचर बनाकर प्रतिदिन कंपनी के कैशियर से 60,000 से 90,000 तक के कैश निकालकर उसका दुरुपयोग किया जाता रहा। 27/11/24 को संचालक मंडल की वित्त समिति की बैठक में हमने उस प्रक्रिया का निर्णय और उसकी जांच वित्त समिति को सौंपी और निरंतर वित्तीय वर्ष 23 और 24 के सभी अभिलेखों का, वाउचरों का, कैश बुक एवं लिखित आवेदनों की जांच की गई और उस जांच में कंपनी के नियमों के खिलाफ कैश निकाल करके फर्जी तरीके से एक फर्जीवाड़ा किया गया। 48,33,587 रुपए का फर्जी भुगतान, जो कि 10,000 से कम रुपए के वाउचर, जो कि 10,000 रुपए से कम के वाउचर बनाकर प्रतिदिन कैशियर से अश्वनी राउत के माध्यम से और अन्य कर्मचारियों के द्वारा निकाले जाते रहे। इस संबंध में हमने जांच की। उस जांच में पूर्व अध्यक्ष जीत सिंह पटवाल, पूर्व महाप्रबंधक उषा सजवान, अश्वनी रावत जो कैशियर सेवानिवृत्त हो चुके हैं, राकी लेखा लिपिक, राजेश खंतवाल लिपिक लेखा को इस फर्जीवाड़े में दोषी पाया गया
और कर्मचारियों के खिलाफ इस समय निलंबन एवं चार्जशीट की कार्रवाई गतिमान है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां बीजेपी संगठन चुनाव अपने चरम पर है, तो वहीं हाल ही में बीजेपी ने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी की थी, जिसके बाद अब बारी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की है, तो जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही है और चयन प्रक्रिया भी तेज है। वहीं इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारियां भी चल रही हैं। जो पर्यवेक्षकों के रिपोर्ट दी है उसको केंद्र भेज दिया गया है और अब जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। तो बता दें, बीजेपी संगठन चुनाव में तेजी है, जहां जिला अध्यक्षों की कर रहे हैं घोषणा। तो आपको बता दें, मंडल अध्यक्षों का कर चुके हैं ऐलान, तो वहीं बीजेपी का चल रहा है ये संगठन पर। बता दें, बीजेपी संगठन चुनाव अपने चरम पर है, तो वही हाल ही में बीजेपी ने अपने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी की थी, जिसके बाद अब बारी जिला अध्यक्षों की घोषणा करने की है, जिसको लेकर तमाम तैयारियां भी चल रही हैं और चयन प्रक्रिया भी तेज हो गई है। वहीं इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का भी कहना है कि बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है और जिला अध्यक्षों के निर्वाचन की तैयारियां भी चल रही हैं। जो पर्यवेक्षकों ने रिपोर्ट दी है उसको केंद्र भेज दिया गया है और अब जल्द ही जिला अध्यक्षों की भी घोषणा कर दी जाएगी। बता दें, बीजेपी संगठन चुनाव में तेजी है, जहां जिला अध्यक्षों बीजेपी का संगठन पर्व चल रहा है। आपको बता दें, बीजेपी संगठन चुनाव अपने चरम पर है, जहां हाल ही में बीजेपी ने अपने सभी मंडल अध्यक्षों की घोषणा भी की थी। संगठन पर्व हमारा चल रहा है। मुझे बताते खुशी है कि हम जिला अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया की ओर बढ़े। कल जो पर्यवेक्षक सब जिलों के अंदर गए थे, उनके द्वारा जो रिपोर्ट दी गई वो मेरे द्वारा, हमारे चुनाव अधिकारी खजान दास जी द्वारा, हमारे महामंत्री संगठन जी द्वारा, माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हमने वो रिपोर्ट अपने जो राष्ट्रीय जो हमारे पर्यवेक्षक हैं चुनाव के, राजकुमार चहर जी, उनको हमने सौंप दी है। और मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उनके द्वारा भी सब प्रकार की चर्चाओं के बाद और विधिवत रूप से हम प्रदेश के जो जिले के अध्यक्ष की घोषणा कर देंगे और उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव की विधिवत घोषणा केंद्र। देवभूमि समाचार में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।